बच्चों, स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सभी का केवीआर लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म केवीआर लर्निंग क्लासेज में। मैं हूं आपके साथ रविंदर सर और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग इस चैनल पर आप लोगों का जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है और आप लोगों को आर्ट्स इस चैनल पर मैं पढ़ाऊँगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि उनको लगता होगा कि अब क्या करें, अब तो बहुत कम समय बचा है। तो उन लोगों के लिए केवीआर लर्निंग की टीम जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स लेकर के आया है। यह 45 दिन का क्रैश कोर्स है। अगर आप लोग इस 45 दिन को सही से यूटिलाइज करते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों का आर्ट्स पेपर में बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। तो आप लोगों को करना क्या है, इस 45 दिन में इस चैनल पर बने रहना है। और यहाँ पर आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और इसके अलावा आपको ज्योग्राफी यानी पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाया जाएगा, भूगोल पढ़ाया जाएगा, इतिहास पढ़ाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश वो भी पढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग इस 5 सब्जेक्ट को अभी तक तय कर दिया है। अगर इसके अलावा भी डिमांड होगा कि नहीं कुछ और सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर होना चाहिए तो हम लोग उस चीज़ को भी पढ़ेंगे। तो चलिए, यह आज आप लोगों का पहला क्लास है और पहले क्लास में हम लोग जो आप लोगों का जो पहला चैप्टर दिया गया है हड़प्पा सभ्यता उसको पढ़ेंगे। और देखिए हम लोगों का क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा कि सबसे पहले हम लोग जो है आप लोगों का जो सिलेबस में जो दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पता होगा कि 5 नंबर का होता है और ये कितना 4 क्वेश्चन होता है तो 20 नंबर होता है। और उसके बाद 15 क्वेश्चन होता है आपका शॉर्ट टाइप लघु उत्तरीय और 2 नंबर का होता है, ये 30 नंबर का होता है। और 50 आपको पता होगा कि 1 नंबर का जो 50 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव होता है, ये इस तरह का ये एग्ज़ाम पैटर्न होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग सबसे पहले ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसको कर लेंगे, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न को कर लेंगे और अंतिम में ऑब्जेक्टिव को करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग जो कंसेप्ट यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे वो चीज़ अप्लाई करेंगे कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास को डिजाइन किया है। तो चलिए आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में उस सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। चूँकि यहाँ पर समय कम है तो हम लोग उतने ही चीज़ को पढ़ेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इस 45 दिन पढ़ के इस 45 दिन में अगर आप लोग अच्छे से इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जो भी यहाँ पर हम लोग पढ़ाएंगे तो यकीन मानिए कि 80% नंबर आसानी से आ सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस क्लास का नाम ही रखा है कि 40 दिन में 400 मार्क्स वाला क्लास। अगर इतना भी आप लोग करके जाते हैं और जो भी पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग पढ़ाएंगे उसको नोट्स भी कीजिएगा और उसको याद भी करना, अगर इतना भी करते हैं तो यकीन मानिए 400 नंबर तो बहुत आसानी से आ जाएगा। और हम लोगों को उतना पर ही नहीं रुकना है, हम लोग को उससे आगे भी जाना है। तो ये संभव है। अब होता क्या है, खास करके गांव साइड में ये सुनने को मिलेगा, अरे आर्ट्स कोई पढ़ने का चीज़ है, जाना सीधा एग्ज़ाम में ही लिख देना। तो कई तो अभी ऐसे उठा होगा, अब एग्ज़ाम का डेट आ गया होगा, अरे अब तो पढ़ना है, एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो अब उसके लिए सोचता होगा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो उनके लिए भी यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि इस 40 दिन 45 दिन आप लोग पढ़िए और 400 नंबर आसानी से लेकर आइए। तो हम लोग इस क्लास को इसी तरह से डिज़ाइन भी किया है कि वो सारे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो चलिए आज इस क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग लेंगे, फिर इसके बाद अगले, क्योंकि ये पहला क्लास है तो इसलिए आज क्लास थोड़ा सा छोटा रखेंगे, फिर धीरे धीरे करके क्लास का लेंथ को बढ़ाते जाएंगे और पूरी सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने से पहले जो आप लोगों को थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि चैप्टर का नाम तो इस तरह से दिया गया है कि प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। ठीक है, ये यूनिट का नाम आप लोगों को दिया गया। अगर आप लोगों ने यूनिट का नाम नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ये आप लोगों के बुक में इस तरह से दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आखिर है क्या। तो आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है प्राचीन सभ्यता है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है।
इसके अलावा और क्या जानकारी हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता ना हो करके शहरी सभ्यता था। तो भारत का या भारतीय सब कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं उपमहाद्वीप का ये क्या था, एक शहरी सभ्यता था। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या कि जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो काफ़ी सारे काम यहाँ पर किए, हालांकि उससे ज़्यादा तो यहाँ पे लूट मचाया। तो इसी क्रम में जो है सिंध और पाकिस्तान के साइड में आप देखिएगा तो वहाँ पर रेलवे पटरी बिछाया जा रहा था, रेल का पटरी बिछाया जा रहा था। तो उस रेल के पटरी के बिछाने के क्रम में जो इंजीनियर थे अंग्रेज़ों का तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों को कहीं पर ईंट जो है दिखा, यानी ईंट का दिखा हुआ वहाँ पे लगा। तो उन लोगों को लगा ना कि ये जो ईंट है ना, ये जो ईंट है ये ऐसे जो है दबा पड़ा हुआ होगा, उसका उन लोगों ने महत्व नहीं समझा। और इन ईंटों में से बहुत सारे ईंट को तोड़ तोड़ के निकाल करके इस जो रेलवे का पटरी बिछ रहा था इसके अंदर में डाल दिया। अब भाई उन लोगों को तो पता ही नहीं था उसके महत्व के बारे में। फिर बाद में जो आर्कोलॉजिस्ट थे जो अंग्रेज़ के समय के, तो उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में सुना, तो फिर साइट विजिट हुआ, वहाँ पे गया, उसके बारे में देखा, तब उसको लगा अरे यार ये तो कोई जो है सभ्यता है, यहाँ पे कोई नगर था, प्राचीन नगर था। फिर उस चीज़ को देखने की ज़रूरत पड़ी। फिर जो है आर्कोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने इसकी खुदाई की, तब जाकर के सभ्यता जो है मिला और इस सभ्यता के बारे में और भी जानकारी हुई। तो यही एक चीज़ है कि आप लोगों को याद रखना है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण ये है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे ही मिला था सबसे पहले, इस वजह से इसको जो है क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। तो चलिए आप लोगों को ये थोड़ा सा जानकारी दे दिया। और कई लोग तो ऐसा होगा कभी भी उनका दिमाग हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता जुलता होगा, है ना। तो उनको अब थोड़ा सा जग जाना है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा है और इस कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, तो कुछ गेस्ट पेपर में दिया गया है, तो उसको हम लोग देखते हैं, जो कि कई बार एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछा भी है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन के बेसिस पे देखिए, ये नहीं है कि सिर्फ वो क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट वैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उस क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उस पेरीफेरी में उसको मिला करके या उससे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम लोग हर एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे और सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर तो लीजिएगा। इसके अलावा इसके बेसिस पे जो बाकी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम लोगों का जो क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के बारे में पूछ रहा है कि विवेचना करें, क्या करना, विवेचना करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि डिस्कस द टाउन प्लानिंग सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए ये इमेज मैंने इसलिए लगाया हूँ कि आप लोग इस इमेज को देखिए। अगर कोई गेस्ट पेपर खरीदे होंगे और गेस्ट पेपर से पढ़ रहे होंगे तो उनको ये इमेज देखने को नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंट को पढ़ेंगे या कहानी पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में जाके भूल जाएंगे, फिर पूछेगा कुछ, लिख के आएंगे कुछ। तब एग्ज़ाम में तो नंबर तो हालांकि मिल ही जाएगा, कॉपी भरा हुआ रहेगा, लेकिन इसी चीज़ को आप लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपको और अच्छा नंबर मिलेगा। एग्जामिनर को लगेगा नहीं बच्चा पढ़ के आया है, जानते हैं, तो वो क्या करेगा, आपको भर भर के नंबर देगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन को लिखना है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन को कैसे लिखना है और जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको कैसे लिखना है। अगर इस तरह से लिखिएगा तो यकीन मानिए कि आप लोगों को अच्छा नंबर आएगा। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूँ कि मैं इससे पहले आप लोगों को अभी जो पढ़ा रहा हूँ, तो इससे पहले मैंने बीपीएससी में 4 मेंस दिया हूँ, 4 बार मेंस लिखा हूँ और 2 बार मैंने इंटरव्यू भी दिया हूँ। कुछ नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और अभी पिछली बार जो 70वीं का मेंस हुआ था वो भी मैंने दे रखा हूँ। जो आज मैंने क्लास यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज तक रिजल्ट नहीं आया है और आने की संभावना है यही कुछ दिन में, ठीक है।
और उसके अलावा मैंने यूपीएससी का भी 2 बार मेंस लिखा हूँ। तो उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी वाले आंसर नहीं लिखना है, आपको 12th के एग्ज़ाम देंगे 12th की भी तरह लिखना है, इंटर की तरह लिखना है। हाँ, उसमें क्या हो कि अगर आप लोग कोई भी आंसर को पॉइंट वाइज लिखते हैं कि आपका ये कॉपी है, आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए कि यही क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या कीजिएगा कि पहले आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, ये एक तरह का नगरीय सभ्यता था, ये लिख देना है, थोड़ा सा इसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, ठीक। और आप लोगों को और भी बता दूं कि आप लोगों को ये 120 से लेके 150 वर्ड में लिखना है क्वेश्चन को, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो अब कितना पेज में, अब कोई बोलेंगे कि सर ये काउंट कैसे होगा कि कितना पेज लिखें, तो जो है ये 120 होगा कि 150 होगा। तो देखिए, जो आप लोगों का क्वेश्चन जो पूछता है, जो आपको पेज मिलेगा ना, अगर एक पेज लिखते हैं तो ये मान के चलिए कि 70 से 80 जो शब्द का वो होता है। तो आप लोग 1.5 पेज से 2 पेज में इसको लिखिएगा और पॉइंट वाइज लिखिएगा। तो हम लोग अभी देखेंगे भी कि किस तरह से पॉइंट वाइज लिखते हैं क्वेश्चन को, जिससे कि आप लोगों को अच्छा नंबर आएगा। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखिएगा क्वेश्चन का, 2 से 3 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस चीज़ पे आ जाना। अब उस चीज़ पे आइएगा, फिर वहाँ से पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5। अब ये भी सवाल आता है कि कितना पॉइंट में लिखें, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कितना पॉइंट में लिखें। तो मैं कहूँगा कि 5 पॉइंट लिखिए। अगर आप लोग 5 पॉइंट लिखते हैं तो वो समझिए कि वो सफिशिएंट है, ठीक है। अगर 6 पॉइंट आ रहा है तो लिखिए दीजिए, समय है तो 6 पॉइंट भी लिखिए, लेकिन 5 पॉइंट सफिशिएंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन 5 पॉइंट लिखते हैं तो 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा, अगर उसको इस तरह से एक्सप्लेन करते जिस तरह कि हम लोग यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसी तरह से लिखिएगा। मैं कहूँगा इस तरह से लिखिएगा, देखिएगा कि आप लोगों के नंबर में कितना फ़र्क पड़ता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, जो कि पिछले कई वर्षों से मैंने खुद स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ और ख़ुद मैं अपना बीपीएससी और यूपीएससी का मेंस लिखा हूँ। तो इस तरह का पॉइंट काफ़ी जो है नंबर देता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करें, ये करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो शहर का जो नगर था उसका किस तरह से था। देखते हैं घरों की बनावट किस तरह से था, सड़क किस तरह से था। फिर आप लोग देखिएगा इसका नाली किस तरह से था। मतलब एक सुव्यवस्थित शहर था, सुव्यवस्थित इसका नगर प्रणाली था। जो रोड जो है एक दूसरे को चौराहे पे काटता था, इस तरह से काटता था कि एक रोड इधर से आया दूसरा इधर से गया, इस तरह का था पैटर्न। फिर नाली का भी सिस्टम था, पानी निकलने के लिए बहुत अच्छा नाली का सिस्टम था। अभी तो हमारे जो कुछ ऐसे शहर हैं, खास करके अभी हम लोग जैसे पटना में ये क्लास ले रहा हूँ पटना से, तो यहाँ पर भी कुछ एरिया है, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एरिया है कि अभी वहाँ पे नाली की समस्या है, पानी निकलने की समस्या है। अगर थोड़ा सा बारिश होता है तो समझिए पूरा पूरा मोहल्ला ही डूब जाता है। लेकिन जो अगर आप इस सभ्यता की देखिएगा, इस सभ्यता का जो जल प्रबंधन था या जो नगर नियोजन था तो काफ़ी सुव्यवस्थित था, इसीलिए हम लोग इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। क्वेश्चन को लिखना है इस तरह से, आपको पॉइंट वाइज कि सबसे जो पहला पॉइंट आप लोगों को लिखना है, पहले तो बता ही दिया कि इंट्रोडक्शन देना है, फिर क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। देखिए इसमें क्या था कि पहला जो था वो था ग्रिड पैटर्न बस्ती था, ग्रिड पैटर्न बस्ती। अब इसके बारे में 2-3 लाइन लिखना है, किस तरह से था 2-3 लाइन। तो देखिए ग्रिड पैटर्न बस्ती, अगर ऐसे बस्ती था, ये हो गया आपका घरों की, ठीक है। फिर इधर से रोड हो गया, फिर आपका इधर से घर हो गया, इस तरह से घर 1 2, ठीक, इस तरह का था। उसके बाद आपको नाली मिल जाएगा, पक्की नाली था पानी निकलने के लिए, ठीक है। जो हर एक घर से वो नाली बाहर निकलता था और वो जो पानी होता था वो बाहर निकलता था, इस तरह का ये वो था, इसका जो है नगर नियोजन की व्यवस्था था, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि ये ग्रिड पैटर्न का बस्ती था। ग्रिड मतलब इस तरह का वो था कि इधर से सड़क गया और दोनों तरफ घर है। ये नहीं है कि कोई यहाँ पे बना लिया, कोई यहाँ पे बना लिया, किसी का मन हुआ तो इसके यहाँ पे बना लिया, किसी का मन हुआ यहाँ पे बना लिया, ऐसा नहीं था। वो सुव्यवस्थित था, यानी कि ग्रिड पैटर्न में इस तरह से वो
व्यवस्थित किया गया था। समझे? तो इस तरह से पॉइंट को अगर पॉइंट में लिखते हैं तो आप लोगों को पक्का जो है 5 में से 4 नंबर तो कोई नहीं काट सकता। हो सकता है कि वो 4.5 नंबर भी दे दे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि और अगर नंबर लाना है तो क्या कीजिए कि कुछ डायग्राम भी ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। अगर फर्स्ट पेज पर ही थोड़ा सा छोटा सा इतना बड़ा डायग्राम आप ड्रॉ कर देते कि इस तरह का ये था, इस तरह का ये था, यहाँ इस तरह का ग्रिड पैटर्न का घर था, यहाँ सड़क था, यहाँ पर जो है नाली था, तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं बच्चा सही में डीप में पढ़ा है चीज़ों को। ठीक है। तो अब ज़्यादा मैं डीप में जाऊंगा तो फिर कहिएगा सर ये कौन सी बात हुई, आप तो जा ही रहे हैं। तो चलिए, तो हम लोग अब यहाँ पर ही इसको स्टॉप करते इस पॉइंट को, फिर अगला पॉइंट लेते हैं कि इस तरह का यह व्यवस्था था। और क्या था भाई? तो उन्नत जल निकासी व्यवस्था था। उसका जल निकासी जो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था कि हर एक घर में जो होता था ना, हर एक घर में जल निकासी के लिए व्यवस्था किया गया था। हर एक घर में इस तरह का वो व्यवस्था था, जल उससे निकलता था। ठीक है। इस तरह का ये व्यवस्था था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर एक शहर था जो हड़प्पा सभ्यता का, धोलावीरा के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिएगा, वैसे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो वहाँ का जो जल निकासी का प्रबंधन काफ़ी अच्छी सिस्टम था वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। तो इस तरह का व्यवस्था था। ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसको आप अपने जो पेज में लिखते चलिए। ठीक है। नोट्स बनाते चलिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ सिर्फ इतना पॉइंट को आप लोग याद करके जाइएगा, रट के जाइएगा। और जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर थैस्तीस दे रहा हूँ, कुछ कहते होंगे कि आप तो बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान बांट रहे हैं, इतना कुछ कहाँ से याद रहेगा। हाँ, क्लास में हम लोग जो डिस्कस करते हैं ना बाबू, वो चीज़ याद रहता है। आपको एग्ज़ाम में यही सब चीज़ याद आएगा कि हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे, बाकी चीज़ तो सब भूल जाते हैं। ठीक ना। और जो चीज़ यहाँ पे बताएं दिखना, यही सब याद रहेगा। क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट लाइफ में था, अभी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी और बीपीएससी दे रहा हूँ, तो पता है कि किस तरह से चीज़ें याद रहती है एग्ज़ाम के समय में। यही सब चीज़ याद आता है जो हाँ इस तरह से डिस्कशन हुआ था क्लास में, और वो वहाँ पर आएगा। ठीक है। बाकी चीज़ तो सब साफ हो जाता है। अब देखिए और क्या था। तो सार्वजनिक भवन और अन्नागार, ये पब्लिक बिल्डिंग और क्या था, गर्नियर था। तो आप देखे होंगे कि इस तरह के जो है ये ना, ये मिला है कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ये क्या है, स्नानागार है। ये बहुत बाथिंग, ये इसको जो है ना, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर स्नान के लिए व्यवस्था किया गया था। और आप लोग देखते होंगे कि यहाँ से सीढ़ी था उतरने वाला, इधर से सीढ़ी था, इधर से सीढ़ी था। और इसके चारों तरफ जो क्या था ना कि ये घर था। वहाँ पर हो सकता है कि वो चेंज रूम रहा हो, कपड़ा वपड़ा चेंज करता होगा नहाने के बाद। ठीक है। तो उसके बाद आपको सार्वजनिक भवन भी मिल जाएगा, अन्नागार, ये जहाँ पर कि बहुत बड़ा अन्नागार था, जहाँ पर अन्न रखा जाता था। स्नानागार यहाँ पर क्या करता, अन्न का स्टोर किया जाता था, अन्न को रखा जाता था। ठीक है। ये चीज़ हो गया है ना। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये आपका क्या था, ये पब्लिक बिल्डिंग होता था जहाँ पर कि सार्वजनिक सभाएं होती थी और बाकी चीज़ें होती थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा कि वहाँ पर सार्वजनिक भवन था, अन्नागार था, उसके बाद स्नानागार था, ये जो नहाने के लिए होता था। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। तो क्लास अच्छा अगर लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हम लोग इसी तरह से इसी एनर्जी के साथ बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे। ठीक ना। चलो, तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। ये सुव्यवस्थित मकान, ये भी था, आपको बता दिए कि सुव्यवस्थित मकान था। ये तो पहले ही पॉइंट में हम लोगों ने बताया कि मकान जो ये नहीं था कि पटना की तरह कोई इधर से बना दिया कोई इधर से बना दिया, होता है ना कि कोई किधरों से बना देता। पटना में तो ऐसा हाल है कि 4 व्हीलर अगर लाना हो, ले जाना हो, तो फिर उसको अशोक राजपथ पे रखना पड़ता है। खास करके मैं अशोक राजपथ के आसपास के एरिया की बात कर रहा हूँ।
लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता वाले जो है ना काफ़ी कह सकते हो कि समझदार थे। उन लोगों ने अपने सिटी को इस तरह से डिज़ाइन किया था, अपने शहर को इस तरह से प्लानिंग के साथ डिज़ाइन किया था कि वहाँ पर फोर व्हीलर तो छोड़ो, वहाँ पे 6 व्हीलर और 20 व्हीलर का जो ट्रक भी जाने वाला था, समझ सकते हो। वो भी आज से 4600 साल पहले। अगर हड़प्पा सभ्यता की मैच्योर पीरियड की बात करें तो ये 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। हालांकि आप इसमें कुछ चेंजेज आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो 2000 ईस्वी इधर हो गया और 2600 ये हो गया, तो मान के चलो कि ये 4600। अब 4600 साल पहले इस तरह की व्यवस्था था, समझो कि 4600 साल पहले इस तरह की व्यवस्था था। और अभी 4600 साल बाद भी हम लोगों के सामने कितनी बड़ी समस्या है। कहीं रोड नहीं है तो कहीं पानी बहने की व्यवस्था नहीं है, समझ सकते हो जो कितना ये विकसित सभ्यता था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि सुव्यवस्थित मकान का भी वहाँ पर प्रबंधन था। ये तो सबसे पहले ही हम लोगों ने देखा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। कितना पॉइंट हो गया? 4 पॉइंट हो गया। 1-2 पॉइंट और इसमें देख लेते हैं। जल प्रबंधन तंत्र, इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था कि हर एक घर से ये नाली से जुड़ा हुआ था, वहाँ से पानी निकलता था, बाहर जाता था। ड्रेनेज सिस्टम था, पक्का ड्रेन, ये जो है ना पक्का ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम, पक्का ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है कि वो नाली जो था ना वो पक्की ईंट से बना हुआ था। ठीक है, जिससे कि अगर उसमें पानी भी जाता था तो जल्दी वो ख़राब नहीं होता था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखना। तो हम लोगों ने 5 पॉइंट देखा। अगर और भी कोई पॉइंट याद रहेगा तो उसको भी लिख देना। और अंतिम में क्या करना, देखो जल प्रबंधन तंत्र, इसके बारे में तो हम लोग देख ही लिए कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी था। वहाँ पे क्या था? तालाब था। उसके बाद क्या था भाई? तालाब के बाद आपको वेल था, क्या बोलते हैं, कुआं। कुआं भी था, कुआं था। और क्या था? तो जल प्रबंधन के लिए और भी व्यवस्था ऐसे इस तरह से करके रखता था। तालाब हो गया, वेल हो गया, और खो बोलते हैं उसको, वो भी था। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और इसका सबसे जीगा जागता, अगर जीता जागता एग्जाम्पल देखें तो वो कौन था? धोलावीरा था। कौन था? धोलावीरा था। ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इसको शामिल किया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना अच्छा ये शहर रहा होगा हड़प्पा काल में। तो इतना पॉइंट लिखने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है? इसको सम अप करना है, समरी लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था। उसकी जो है ये जो क्वेश्चन पूछा है, नगरीय नियोजन बहुत सुव्यवस्थित था। घरों को जो है ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। सुव्यवस्थित जो है ड्रेनेज सिस्टम था। इस तरह से उसको 3-4 लाइन में दे करके ख़त्म कर देना है। और 5 नंबर में आपको 4 नंबर तो कम से कम देगा, और अच्छा वो 4.5 भी दे देगा कि चलो अगर पिक्चर उक्चर बना दोगे ना इस तरह का जो बताया हूँ तो देखना वो 4.5 नंबर भी दे देगा, आसानी से दे देगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और फिर अगला क्वेश्चन को देखता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोगों को चीज़ें करनी है, बहुत टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे। समझना भी है और जल्दी भी समझना है, जल्दी जल्दी आगे भी बढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी चीज़ें दी गई है। अगला क्वेश्चन जो था वह हम लोग देखेंगे, लेकिन ये पिछले क्वेश्चन का ये कि नगरीय प्रशासन यानी अर्बन गवर्नेंस सिस्टम था। बहुत अच्छा सिस्टम था वहाँ पर कि वहाँ जो हर एक जगह ये शासन तो होता ही है, जानते हो, शासक होता है, शासन करता है। तो वहाँ पर भी नगर में शासन करने के लिए नगरीय प्रशासन का एक व्यवस्था किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। वैसे 6 पॉइंट दे दिया कि एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाए तो कम से कम 5 पॉइंट याद रहेगा। 4 भी लिखोगे तो वो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 5, मेरा मानना 5 नंबर है तो 5 पॉइंट लिखना। ठीक है बाबू, अब देखो ये अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की विवेचना कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की क्या करना है, एक तो आपको कीवर्ड को भी पकड़ना है कि क्या क्या पूछ रहा है। धार्मिक और सामाजिक स्थिति पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, एक धार्मिक स्थिति भी पूछ रहा है और एक सामाजिक स्थिति भी पूछ रहा है। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन दोनों पे नहीं पूछ करके या तो धार्मिक पे पूछ ले या
सामाजिक पे पूछ ली, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछे, इधर उधर करके पूछे, तो भी आप लोग आसानी से आंसर दे दो। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे, आप कहोगे सर लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन तो आ गया समझ में। तो इसको लिखना इस तरह से है, सबसे पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन लिखना है। बताया हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा पहले लिखना है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कहाँ थी और कैसे ये प्रकाश में आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धार्मिक और सामाजिक स्थिति की विवेचना करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद इस तरह से इंट्रोडक्शन देंगे कॉपी में, यहाँ पर 2-3 लाइन का। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर। तो पहले आप लोग क्या करना कि धार्मिक स्थिति के बारे में बता देना, यहाँ पे लिख देना कि धार्मिक स्थिति। ठीक है, ये ऐसे लिख देना। उसके बाद क्या करोगे, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख देना, A, B, C, इस तरह से 2-3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, क्योंकि कुल मिला के 5 पॉइंट लिखना है, तो बहुत पॉइंट नहीं लिखना, वहाँ स्कोप कम होता है, टाइम का भी तो देखना पड़ता है ना। और उसके बाद फिर इसके बाद क्या लिखना है, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। ठीक है, इस तरह से सामाजिक स्थिति लिख दोगे। फिर इसका भी 1-2 पॉइंट लिख देना, कम से कम 2 पॉइंट लिख देना, A और B। चलो, तो अब इस पॉइंट को आप इस तरह से लिखना है, ये लिखने के लिए बता दिया। और अंतिम में क्या करना है, यहाँ पर समरी लिख देना है, इसको समराइज कर देना है कि ये था, इस तरह की बातें थी और हम लोग इस क्वेश्चन को हो गया, डील कर लिए। चलो, अब इस क्वेश्चन को इस अगर पूछे तो कुछ पॉइंट यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसका आप लोग नोट कर सकते हो। और एग्ज़ाम में अगर पूछे तो वहाँ पर इसको लिख लेना, आराम से लिखना, अच्छे से लिखना। चलो, सबसे पहले इस चीज़ को देखो, यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर भी लगाया हूँ। ये जो है पशुपति का पिक्चर है, पशुपति का, और ये पुजारी का पिक्चर है। ठीक है, इस दोनों पिक्चर को आप लोग याद रखना। सबसे पहले क्या करना कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति, इस तरह का एक सब हेडलाइन लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखना, अलग अलग जो कीवर्ड दिया गया क्वेश्चन उसको अलग अलग करके लिखो, तब देखना अच्छा नंबर आता है। कितना अच्छा नंबर आता है देख लेना। सिर्फ पेज भरोगे तो पास तो हो जाओगे, लेकिन अच्छा नंबर लाना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा बाबू। और इस तरह से लिखोगे तो अच्छा नंबर ज़रूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसमें क्या है कि अगर हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो किस तरह की वहाँ पे धार्मिक स्थिति थी, किस तरह के पूजा पाठ वहाँ पर होता था, वहाँ के लोग कितने जो है पूजा पाठ करते थे, ये ना। तो देखो, इसमें क्या था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग वो प्रकृति की पूजा करते थे, यानी कि नेचर वर्शिप होता है ना, कि वो किसी चीज़ को भी, नेचर को जो भगवान के द्वारा बनाया गया चीज़ है उसको वह क्या था, पूजनीय मानते थे और उसका ही पूजा करते थे। सिर्फ जैसे धरती की पूजा करते थे, पेड़ पौधे की पूजा करते थे, नदी आकाश की पूजा करते थे, ये चीज़ था। उसके अलावा अगर देखो तो मातृ देवी की पूजा करते थे, ये बहुत फेमस था। मदर गॉडेस का जो वर्शिप था ना, मातृ देवी की पूजा, ये बहुत फेमस था हड़प्पा सभ्यता। इसके काफ़ी सारे साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखना। और क्या था सर, और बताइए। और क्या था, वह पशु का भी पूजा करता था, खास करके जो कुंवर वाले जो होता था ना, वो सांड होता था, कुंवर वाले सांड होता था या बैल होता था, उसका जो है वो क्या करते थे, पूजा करते थे। वह बहुत ही पूजनीय माना जाता था सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता के वासी के द्वारा। ठीक है, और क्या था सर, आगे बताइए। तो आगे ये था कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति था। अब इसके बारे में हम लोगों को देखना है कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति किस तरह का था। भाई ये भी तो क्वेश्चन में पूछा है, इस बार देखना कहीं ना कहीं दोनों का अलग अलग पूछ ले, तो इसीलिए मैंने अलग अलग पॉइंट में बताया हूँ किस तरह से क्वेश्चन को लिखना है। तो देखो, अब यहाँ पे फिर एक बार पिक्चर को देखो, ये ऑर्नामेंट्स है, यानी गाने जो अभी भी हम लोग पहनते हैं, गाना, खास करके हमारी माताएं बहनें बहुत गाना पहनती है ना, और कुछ हमारे भाई लोग भी पहनते हैं। तो उस समय में भी इस तरह के प्रचलन थे गाना, जो वहाँ पे सिर्फ जो है महिला ही नहीं पुरुष भी पहनते थे गाना। और आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल जाएगा इसमें सामाजिक स्थिति के
आदमी का दिनचर्या किस तरह का था, वो क्या क्या काम करते थे, किस तरह के काम करते थे, वो चीज़ आपको इस फिगर में देखने को मिल जाएगा। अगर विजुअल्स होगा तो थोड़ा सा रोक के वीडियो को देख लेना। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जहाँ जहाँ भी विजुअल्स हो वहाँ वहाँ आप लोगों को ये विजुअल्स दे दिया जाए, ताकि आप लोग इस चीज़ को आसानी से कनेक्ट कर पाओ एग्ज़ाम में और आसानी से लिख पाओ। हालांकि जितना पॉइंट मैंने यहाँ पे स्लाइड में दिया हूँ, अगर इतना भी याद रखते हो, इसका कुछ पॉइंट भी लिख के आते हो तो भी अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखो तो अब क्या है कि सुव्यवस्थित एवं शहरी समाज था। ये चीज़ हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन डील किया था उसमें भी देखा था कि जो वहाँ का समाज था हड़प्पा सभ्यता का, वह सुव्यवस्थित था। और दूसरा क्या था, वो शहरी समाज था, अर्बन। इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है भाई, बताओ क्या कहा जाता है। अरे सर अभी तो आप बताए थे, ये क्या था, एक शहरी सभ्यता था। तो ये पॉइंट तो आप लोगों को याद होगा। तो क्या था, यह शहरी सभ्यता था। ठीक है, नींद तो नहीं लग रहा है किसी को? अभी जो मैं बता रहा हूँ नींद तो नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो जाके पहले आँख धो लो, ठीक ना, आँख धो लो और फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तब तक का जो है क्लास को रोक देना, पॉज कर देना वीडियो को और आँख धो के आना, फिर पढ़ना। ठीक, हम लोग बहुत अच्छे तरह से सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। इस तरह से आपको बहुत कम ही चैनल पे या सोर्स पे देखने को मिलेगा। ये मैं तो नहीं कहूँगा कि कहीं नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा, लेकिन बहुत कम ही सोर्स ऐसा चैनल होगा या सोर्स है जहाँ पर किस तरह के कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं कि उन लोगों का जो पहनावा था और आभूषण था काफ़ी रिच था। ये लोग काफ़ी तरह के आभूषण पहनते थे। देख सकते हो अलग अलग तरह के आभूषण है यहाँ पर इस फोटो में। अलग अलग तरह के आभूषण वो लोग पहनते थे, अलग अलग तरह के पहनावा वो लोग पहनते थे। कहाँ के लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग। इसलिए हड़प्पा बोल रहा हूँ कि अगर कोई अभी वीडियो बीच से देखना शुरू किया होगा तो समझेगा ही नहीं कि यहाँ पे चल क्या रहा है भाई। तो बस बोलना तो ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। उसके अलावा देखो, अगर वहाँ की सामाजिक स्थिति की बात करें तो वहाँ पर व्यापारिक और कारीगर समुदाय भी थे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखो मटका कितना अच्छा है, कढ़ाई देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्या है ये भाई, ये तो कुआं लग रहा है, इसमें कुछ कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा हड़प्पा सभ्यता। तो सामाजिक स्थिति क्या थी, एक तो सुव्यवस्थित और शहरी समाज था। पहनावा और आभूषण के बारे में बता लिया कि काफ़ी जो ये लोग अच्छा पहनावा पहनते थे, आभूषण भी पहनते थे, महिला और पुरुष दोनों पहनते थे। उसके बाद व्यापारी और कारीगर समुदाय भी हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थे, इसीलिए तो वो इतना विकसित सभ्यता था ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो अब इस क्वेश्चन को समराइज करेंगे भाई। तो समराइज में क्या करेंगे, अंतिम में जो लिखेंगे तो फिर यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिख देना। वही चीज़ कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति में, कि हड़प्पा सभ्यता में जो है मातृ देवी की पूजा होता था, बैल का पूजा होता था, जो है नेचर का पूजा होता था, और क्या क्या होता था, वो सारी चीज़ को संक्षेप में लिख देना है। सामाजिक स्थिति में लिख देना है कि वहाँ के लोग जो है ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने पहनते थे, अच्छा कपड़ा पहनता था। उन लोगों का जो रहन सहन था काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा क्या था, समाज में जो था व्यापारिक व्यक्ति भी थे, व्यापार करने वाले व्यक्ति भी थे, और जो है ट्रेडर्स भी थे। ट्रेडर्स वही हुआ, व्यापारी ही हुआ। और उसके अलावा भी कई तरह के आपको समुदाय वहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से संक्षेप में उसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी पूछा है, तो वहीं से क्वेश्चन लिया हो, और ये क्वेश्चन आगे भी पूछने की पूरी संभावना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। फिर हम लोग इसके बाद शॉर्ट्स टाइप क्वेश्चन पर आ जाएंगे, कब? अगले क्लास में। ठीक है, तो देखो ये है आपका हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें। हम लोगों ने अभी क्या देखा था भाई, सामाजिक और धार्मिक स्थिति देखा था। अब ये क्वेश्चन देखो पूरा का पूरा पूछ लिया आर्थिक जीवन पे। ठीक है, तो इसीलिए जो पिछला क्वेश्चन था इतना डिटेल में बताएं कि हो सकता है कि इस बार आपको क्वेश्चन वहाँ पे इसी तरह से पूरा का पूरा ही चीज़ पूछ ले। तो 3-4 पॉइंट बताया, तो सारे पॉइंट को याद रखना, ठीक ना, भूलना नहीं। और सारे पॉइंट एग्जाम में अगर आएगा तो आराम से लिख देना, जितना भी यहाँ पे डिस्कस किया है
वो पॉइंट साफ काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर इतना भी लिख के आते हो ना तो फिर देखना कितना अच्छा नंबर आता है। तो देखो, सबसे पहले जो आर्थिक जीवन क्या था देख लो। आपको ये डॉक यार्ड है, डॉक यार्ड यहाँ पे कि इधर से शिप आया, ये आया, व्यापार हुआ, फिर यहाँ से निकला, ये नदी में चला गया। उसके अलावा देखो यहाँ पर आपको इस तरह के भी कारखाने देखने को मिल जाएंगे, कल कारखाने। यहाँ देख सकते हो बैलगाड़ी से किस तरह सामान को ढोया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा देखो यहाँ सुव्यवस्थित, कितना सुव्यवस्थित ये व्यवस्था किया हुआ है। ठीक है, और ये आप लोगों को लोथल में ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, ये डॉक यार्ड है ना, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था देखने को मिल जाएगा। वो भी लोथल भी हड़प्पा सभ्यता का ही एक शहर था। ठीक है, तो इसीलिए इस विजुअल्स को आप लोग देखो तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि वहाँ का आर्थिक जीवन किस तरह का था। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन को बताइए थे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना, इंट्रोडक्शन लिखने के बारे में बता दिया दो क्वेश्चन में, तो अब बार बार नहीं बताऊंगा कि किस तरह से लिखना है। अब आप लोग लिख लोगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में 2-4 लाइन आगे। सीधे हम लोग अब पॉइंट पे आ जाते हैं। तो देखो कृषि जो था ना बाबू, कृषि इसका मुख्य आधार था। अगर आर्थिक जीवन की बात करोगे तो कृषि मुख्य आधार था। अगर कृषि नहीं होता तो फिर बाकी चीज़ कैसे होता, खाता क्या। अभी भी हम लोगों का जो देश क्या है, अभी भी हमारा जो देश क्या है बताओ। इकोनॉमिक्स पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो 10th में तो पढ़ा होगा। तो हमारा अभी भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ऐसा बोला जाता है। इसका कारण है कि अभी भी मेजोरिटी जो है यहाँ पर की जो जनसंख्या वह कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक आधार था वह भी कृषि था। वहाँ पर भी कृषि पर ही ज़्यादातर जीवन यापन चलता था। ठीक है, तो जीवन यापन अगर बात की जाए तो वो कृषि पर चलता था, यापन चलता था इस तरह से। और क्या था, अलग अलग तरह की फसल भी उपजाते थे ये लोग, अलग अलग तरह के फसल उपजाते थे कृषि में, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। गेहूँ जो और आपको धान, ये तरह के फसल वो लोग उपजाते थे। आप लोगों को इसके अलावा कपड़े के लिए आपको ऊन भी मिल जाएगा, वहाँ पे ऊन भी मिलता था, कॉटन भी मिलता था जिसको। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो। अगला पॉइंट क्या हो सकता है सर, तो अगला पॉइंट भी बता देता हूँ। अगला था कि पशुपालन भी वो लोग करते थे। पशुपालन करते थे, उसमें क्या होता था कि भेड़ बकरी, गाय, बैल आदि का पालन होता था, इसका पालन होता था, पालन करते थे। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक जो है घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। तो इस चीज़ को याद रखना कि यह आंसर हो जाएगा घोड़ा, क्योंकि घोड़ा का साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। हालांकि कुछ उसके जो निशान मिले हैं कुछ साक्ष्य, लेकिन अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं है कि वो सच में घोड़ा ही था कि नहीं था, वहाँ का था कि नहीं था। इस चीज़ पर अभी जो है चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, इस पर डिस्कशन अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो कृषि के अलावा पशुपालन भी बड़े स्तर पे होता था। भेड़ बकरी गाय इस तरह के जो है ना पशुपालन वहाँ पर होता था। ऊन के लिए जो भेड़ को पाला जाता, मांस के लिए पाला जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो सकता है, तो विकसित हस्तशिल्प था, एडवांस क्राफ्ट था। अगर देखोगे तो वहाँ पर आपको मटका बनाने का मिल जाएगा, अच्छा मटका बनाता था, इस तरह के मटका। ठीक है, अब उसके अलावा आप लोगों को देखोगे तो मटका के अलावा और भी बर्तन मिल जाता था। फिर ऑर्नामेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, गहने के बारे में देखा कितना शानदार गहना मिला है। तो गहना बनाने में भी वो लोग काफ़ी जो है कुशल थे। इसके अलावा क्या था भाई, तो बताइए सर, आप ही बता दीजिए। तो वो लोग अलग अलग तरह के शिल्प के द्वारा अच्छे पहनावा जो कपड़ा था वो भी बनाते थे। ठीक है,
तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो काफ़ी विकसित सभ्यता था। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट और आ गया तो क्या लिखेंगे सर, तो वो भी बता दीजिए। व्यापार और वाणिज्य, ये भी था, ट्रेड और कॉमर्स। अभी हम लोगों ने पिक्चर में देखा था कि हड़प्पावासी जो था दुनिया के अलग अलग सभ्यताओं के साथ उसका व्यापार था। मेसोपोटामिया के साथ इसका था, सुमेरू के साथ था। अगर देखो तो इसका जो है अभी ईरान, इराक, मिस्र, वहाँ तक इन लोगों का व्यापार चलता था। ठीक है, आप समझ सकते हो कि 4600 आज से 4600 साल पहले इस तरह के व्यापार की व्यवस्था भारत में था, समझ सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें उस समय में था। व्यापार और वाणिज्य भी काफ़ी विकसित अवस्था में था, विकसित अवस्था में था। ये चीज़ को आप लोग लिखना है भाव, ये चीज़ लिखना है कि ये चीज़ होता था, कहाँ से क्या होता था, कहाँ, जैसे आपका पश्चिम एशिया होगा वहाँ से जुड़ाव था। ये सब चीज़ वहाँ पे आप लोगों को लिखना है, 2-3 लाइन में लिखना है, एग्जाम्पल के साथ लिखना है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी पॉइंट यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, डिटेल में इस चीज़ को आप लोगों को लिखना है। आप कहोगे हर एक पॉइंट यहाँ पे लिखाओ तो फिर पूरा 1 साल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों के पास उतना टाइम है नहीं। टाइम तो बस वही 40-45 दिन बचा है, इसी में पूरा चीज़ को रिवाइज भी करना है। अगर इतना भी करके लिखते हो, मेन पॉइंट लिखते हो, इसको एक्सप्लेन करते हो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, तो भी आसानी से आप लोग 70-80% ला सकते हो। ठीक, और अगला पॉइंट देख लेता हूँ इस क्वेश्चन का। और क्या था, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। अभी मैंने बताया आप लोगों को, मेसोपोटामिया, सुमेरू आदि सभ्यता के साथ इन लोगों का व्यापार था। ईरान के साथ व्यापार था। इसके बाद जो मिस्र के साथ देखोगे तो वहाँ व्यापार था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखना। ठीक है, जो किस तरह से लोगों का व्यापार चलता था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सारे पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। और इस सारे पॉइंट को आप लोगों को बस एक नोट्स में लिख लेना है, क्योंकि कुछ ही पॉइंट्स हैं। अगर डेली बेसिस पे उसको उल्टा पुल्टा के देखोगे, फिगर को याद करोगे, और जो चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया उसको अगर दोबारा से भी देख सकते हो, तिबारा से देख सकते हो, देखना ये सारे पॉइंट अपने आप याद हो जाएगा। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग बहुत आराम से अच्छे से क्वेश्चन को डील करके आओगे और अच्छा नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और वहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता से जो आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है 2 नंबर का, वो भी देखेंगे। और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग सारे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि ये पहला क्लास था। अब धीरे धीरे चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड में करेंगे और समझते हुए करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा दिया और समझ आया नहीं, इसलिए समझना भी है और जल्दी भी करना है, क्योंकि टाइम को भी तो ध्यान रखना है ना बाबू। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा अपना राय ज़रूर देना, अपना फीडबैक देना। और जैसा भी लगा, चाहे अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, और क्या क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं उसके बारे में भी बताना, फिर सुधार करेंगे। जानते हो परफेक्ट तो कोई चीज़ होता नहीं है, तो हम लोग भी अपने आप में को परफेक्शन मानते नहीं हैं, परफेक्ट नहीं मानते हैं। हम लोग भी सुधार करेंगे और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कोर्स इस चैनल पर लेकर के आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।